हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज के लेक्चर में हम शेड्यूल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करेंगे। जो भी शेड्यूल्स हैं उनको देखेंगे, उनके अंदर जो भी सब्जेक्ट मैटर है वो उसको देखेंगे, और जो भी आर्टिकल वो कवर कर रहा है तो उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपना शेड्यूल फर्स्ट। तो शेड्यूल फर्स्ट क्या बात कर रहा है? नेम ऑफ द स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, जो भी स्टेट है उसका नेम और जो भी उसका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है, क्षेत्र अधिकार है, उसको डील करेगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरी, अब यूटीज को लेकर और उनका एक्सटेंट। तो अब देखें कौन सा आर्टिकल कवर कर रहा है, 1 और 4। ठीक है, अब शेड्यूल सेकंड देखते हैं। तो शेड्यूल सेकंड क्या बात कर रहा है? प्रोविजन रिलेटेड टू एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड सो ऑन ऑफ। तो जो भी उनकी सैलरीज वगैरह हैं, जो भी उनके अधिकार है, उनसे डील करता है अपना सेकंड शेड्यूल। ठीक है, तो कौन कौन से आर्टिकल कवर कर रहा है तो ये देख लीजिए। आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अलग से अपन देखेंगे जो भी आर्टिकल्स हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सी जो एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस को कवर कर रहा है, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नर जो भी रहेंगे स्टेट्स के, फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लोकसभा, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, और ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को कवर करेगा, जज ऑफ हाई कोर्ट को कवर करेगा। ठीक है, और जो सीएजी है अपना, ठीक है, उसको भी कवर करेगा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका अगर आर्टिकल है तो वो है अपना 148 आर्टिकल, जो है वो डील करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से। अब देखते हैं थर्ड शेड्यूल। तो थर्ड शेड्यूल क्या कर रहा है? फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, जो भी उनको ओथ दिलाएगा, जैसे अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ दिलाता है, तो ऐसे ही। ठीक है, ये आर्टिकल्स हैं जो भी इनसे डील करते हैं रिलेटेड। अब देखते हैं कि किस किस की ओथ जो है वो हमारे थर्ड शेड्यूल में कवर कर रहा है। यूनियन मिनिस्टर, ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स हैं इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट में, एमपीज रहेंगे मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीएजी, स्टेट के जो मिनिस्टर्स, कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, तो थर्ड शेड्यूल में फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में बात की गई है। ठीक है, और उनके अंदर जो जो आएंगे वो मतलब कि टोटल 9 आ रहे हैं, कौन कौन से? यूनियन मिनिस्टर्स एंड सो ऑन। अब हम देखते हैं फोर्थ शेड्यूल। तो फोर्थ शेड्यूल क्या बात कर रहा है हमारा? अलोकेशन ऑफ सीट एंड राज्यसभा टू द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी, जो भी सीट्स रहेंगी राज्यसभा में उनकी जो अलोकेशन रहेगा वो हमारे फोर्थ शेड्यूल में कवर किया गया है। ठीक है, आर्टिकल आप देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ शेड्यूल की। फिफ्थ शेड्यूल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात करता है। ठीक है, और उनका जो भी प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जो भी कंट्रोल रहेगा शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स का। ठीक है, फर्दर हम इनको आगे जो भी अपने टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन से शेड्यूल में कौन सा मैटर है। ठीक है, बस क्योंकि कई क्या है, एक ज़्यादातर ये शेड्यूल पूछ लेता कि ये शेड्यूल में क्या है या कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा है। ठीक है, अब हम देखते हैं सिक्स शेड्यूल। तो सिक्स शेड्यूल है वो ट्राइबल एरियाज़ के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे रिलेटेड करता है, और स्पेशली फोर्स स्टेट के लिए, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। अगर आप इनको याद करना है तो आप याद कर सकते हैं AMTM से। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान पड़ेगा। फिर हम देखते हैं सेवन्थ शेड्यूल। तो जो सेवन्थ शेड्यूल है वो बात करता है डिवीज़न ऑफ पावर। आपको पता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबकी पावर को डिवाइड कर रखा है, जैसे पहला यूनियन, फिर स्टेट और एक, ठीक है, एक हो गया अपना कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये तीन में हमारे बटे हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो लिस्ट 1 में यूनियन लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट 2 में अपनी स्टेट लिस्ट है, और स्टेट, ठीक है, जो 3 है वो अपनी कॉन्करेंट लिस्ट है। आप देख सकते हैं कि ओरिजिनली अगर देखा जाए यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ओरिजिनली 97 है, और अभी अगर देखा जाए तो 100 सब्जेक्ट्स हैं। ऐसे ही स्टेट लिस्ट की बात करें तो अभी 61 सब्जेक्ट्स हैं और ओरिजिनली 66 थे। फिर हम देखते हैं कॉन्करेंट लिस्ट की, तो इसमें 52 सब्जेक्ट अभी हैं और ओरिजिनली जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 47 थे।
तो हमें 7 शेड्यूल से पता चल रहा है कि जो भी पावर हैं वो बटी हैं स्टेट लिस्ट में, ठीक है, यूनियन लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में। क्लियर? अगर आपको लिस्ट क्लियर नहीं है तो मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे यूनियन लिस्ट है तो यूनियन लिस्ट में क्या है, यूनियन लॉ बनाएगा, ठीक है, जो भी उसके अंदर सब्जेक्ट्स रहेंगे। स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट हैं उसमें स्टेट लॉ बनाएगा। और कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है कि इसमें जो स्टेट और जो यूनियन है वो दोनों लॉ बना सकते हैं किसमें, कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। क्लियर? चलिए तो हम देखते हैं 8th शेड्यूल। तो 8th शेड्यूल जो है हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड है। अब देखते हैं, जो भी ओरिजिनली का देखा जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 40 लैंग्वेजेस थी, ठीक है, लेकिन कुछ बाद में अमेंडमेंट से उनको ऐड किया गया, तो अभी टोटल अगर देखा जाए तो 22 हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें जैसे आसामीज, बंगाली, बोडो, डोंगरी, ऐसे ये जो अपनी टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। अब हम देखते हैं कि जो 14 तो ओरिजिनली थी, फिर उसके आगे जो ऐड की गई वो कौन से अमेंडमेंट से की। तो इम्पॉर्टेंट है सिंधी लैंग्वेज, ये किससे ऐड करी, 21st अमेंडमेंट 1967 से, ठीक है। क्लियर? फिर हम देखते हैं 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया 1992 में, जिससे 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया। पहली कोंकणी, दूसरी मणिपुरी, तीसरा नेपाली, ठीक है। होप क्लियर हो रहा होगा। फिर हम देखते हैं जो फिर आया क्या, 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ये अपनी 3 जोड़ी। फिर 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया 2003 में, इसमें 4 लैंग्वेजेस को जोड़ा गया। पहला बोडो, डोंगरी, मैथिली और सेंथली, ठीक है, ये ट्राइब्स हैं और उन्हीं के नाम पे ये लैंग्वेजेस, ठीक है। फिर हम देखते हैं उड़िया जो है रिनेम्ड एज उड़िया 96th अमेंडमेंट 2011 से। पहले उड़िया था और अब जाके उड़िया हो गया है, ठीक है। तो कौन सा अमेंडमेंट अगर वो पूछे तो अपने पास है 96th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011, ठीक है। फिर हम देखते हैं 9th शेड्यूल को। अब जो देखिए टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे, फिर जो 9th शेड्यूल है वो किससे जोड़ा, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा। तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 से जोड़ा गया, ठीक है। ये एक्ट एंड रेगुलेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विथ लैंड रिफॉर्म्स, ये लैंड रिफॉर्म से डील करता है, ठीक है। अवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, ठीक है, एंड ऑफ पार्लियामेंट डीलिंग विथ अदर मैटर्स। तो ये ऐड किया, ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951, ठीक है। फिर इसमें एक बात और याद रखने वाली बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट है 2007 में उसने एक वर्डिक्ट दिया कि जो भी शेड्यूल में लॉ इंक्लूडेड हैं 24 अप्रैल 1973 के बाद भी जो हैं, इसके बाद जो है वो जुडिशल रिव्यू के लिए ओपन रहेंगे। मतलब जो भी लॉ हैं जो ऐड किए गए हैं इस 9th शेड्यूल में, ठीक है, 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी ऐड किए वो जुडिशल रिव्यू के दायरे में आते हैं। तो जुडिशल रिव्यू क्या होता है वो हम आगे फर्दर उसको एक अलग से लेक्चर बनाना पड़ेगा, तो मैं उसमें आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो 9th शेड्यूल हो गया। फिर 10th शेड्यूल जो है इसको कॉमनली नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो 9th शेड्यूल में अगर हम देखें तो क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स से रिलेटेड है, ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। अगर ग्राउंड पूछा जाए तो डिफेक्शन का, ठीक है। फिर देखते हैं कि ये कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 से इसको ऐड किया और इसको एंटी डिफेक्शन लॉ से ये जाना जाता है, ठीक है। तो होप ये 10th शेड्यूल भी आपको क्लियर हुआ होगा। आप इधर पे आर्टिकल देखते जाएं, क्योंकि अगर आर्टिकल देखते जाएं नॉर्मली, बाकी अगर फिर जो फर्दर जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे तो उधर पे आर्टिकल क्लियर हो जाएंगे। फिर हम 11th शेड्यूल की बात करते हैं। तो 11th जो शेड्यूल है वो हमारा बात करता है पंचायती इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। फिर देखा कि ये कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया, तो ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 से जोड़ा गया, ठीक है, पंचायती राज सिस्टम। तो इसमें क्या है, इसमें पावर्स हैं, अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पंचायत की उसको डिस्क्राइब किया गया। फिर इसके अंदर 29 मैटर्स हैं इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। आप आर्टिकल देखते हैं तो 243G जो इससे रिलेट करता है, जो इसके पास 29 जो मैटर्स हैं उन पे। फिर हम देखते हैं 12th शेड्यूल, ठीक है।
तो 12th शेड्यूल है वो हमारा बात करता है म्यूनिसिपैलिटी से। म्यूनिसिपैलिटी और अगर ये ऐड किससे किया तो आपको पता होना चाहिए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। ठीक है, 11th किया गया 73rd से और 12th किया गया 74th। ठीक है, ईयर सेम रहेगा। बाकी अभी हमने देखा था 11th वाले शेड्यूल में, उसमें क्या है 29 मैटर्स थे, इसमें 18 मैटर्स हैं। ठीक है, ऐड किया गया तो 74 अमेंडमेंट 1992 से। ठीक है, आर्टिकल आप देख सकते हैं 243W। तो होप ये आपको सारे शेड्यूल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।